सो गाइस, हम इस वीडियो में सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ताकि आप एक familiar हो जाओ इससे एंड आपको एक आइडिया मिल जाए जिससे आप आगे की फर्दर ट्रेडिंग जर्नी आप आसानी से कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। सबसे पहले हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक मार्केट है, राइट, जहाँ पे बायर्स आते हैं और सेलर्स आते हैं, कोई भी मार्केट की तरह। जैसे ग्रोसरीज़, या हम क्या करते हैं, एक ग्रोसरी शॉप में जाकर कुछ ख़रीदते हैं और जो बेचने वाला है वो बेचता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रेड होता है, लेन देन होता है आपस में बायर्स और सेलर्स का। तो इसी को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, राइट। तो अब इसमें ख़रीदारी और बिक्री होती किसकी है? तो यहाँ पे होती है शेयर्स की। तो ये शेयर्स है क्या? ये शेयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऐसे समझते हैं, एक इंसान है, उसका एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, राइट। लेकिन उसे अब दूसरे प्लांट सेटअप करना है, फैक्ट्रीज लगानी है, मशीनरी लगानी है, जिसके लिए उसे चाहिए 50 लाख रुपीज़, राइट। 50 लाख रुपीज़, लेकिन उसके पास वो है नहीं लिक्विड में। बट अब वो क्या करेगा, जो कंपनी की कीमत उसकी 1 CR है, उसे वो 2 हिस्से में बांट देगा। एक हिस्सा 50 लाख अपने पास रखेगा और दूसरा 50 लाख रुपीज़ में बेचकर, कंपनी के आधे हिस्सों को बेचकर वो 50 लाख रुपीज़ फ़ंड उठा लेगा, जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो इस कंपनी के अब 2 शेयर्स हो चुके हैं, एक इसके पास और एक उसके पास, जिसने 50 लाख रुपीज़ देकर उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब तुम पूछोगे कि ये बंदा क्यों ऐसा करेगा, क्यों किसी को 50 लाख देगा? क्योंकि वो एक बिज़नेस का हिस्सा बनना चाहता है। बिज़नेस में होता है प्रॉफिट, बिज़नेस में होती है कमाई। बिज़नेस ऐसे ही धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती है, जिसके लिए वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। सो गाइस, ये होता है शेयर्स। अब आप समझ चुके हैं शेयर्स का मतलब क्या है। अब तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि कैसे 2 शेयर्स हो गए उसके 50 लाख रुपीज़ के लिए। अब ऐसा होता है बहुत ही बड़े पैमाने पे, यानी कि 50-50 करोड़ शेयर्स भी देख सकते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी है जिसकी कीमत 1000 करोड़ है, राइट। अब कोई पॉसिबल नहीं है कि एक रिटेलर इन्वेस्टर उसके आधे हिस्से यानी कि 500 करोड़ ले सके, राइट। तो कंपनीज क्या करती है, इसको 500 करोड़ के कई हिस्से कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 करोड़ के 50 लाख हिस्से कर देगी और उससे डिवाइड करके हमें एक रियल वैल्यू पता चलता है, जो कि उस शेयर्स का कीमत होता है, राइट। तो ऐसे करके हमें जो स्टॉक मार्केट में दिखता है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस है, उसका बगल में एक प्राइस दिखता है, तो वो यही है। ये जो प्राइस है वो यही दर्शा रहा है कि उसका एक शेयर्स का कीमत, यानी कि उसके पूरे बिज़नेस का एक शेयर का कीमत है 2200 रुपीज़। और अगर उसे हम टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो सबके पास मिलाकर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2200 रुपीज़ से, तो हमें रिलायंस का टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। तो आपको शेयर्स का बेसिक आइडिया लग चुका है। अब ये शेयर्स हम खरीदेंगे कहाँ? ऐसे किसी से भी तो खरीद नहीं सकते। तो ये हमें मिलते हैं ये स्टॉक एक्सचेंजेस में, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में ख़रीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जिनको बेचना है वो उस दाम पे बेचते हैं और सेलर्स जिनको लेना है वो इस दाम पे लेते हैं। अब बात करते हैं ये सेलर्स ख़रीदते क्यों हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, इस वजह से वो शेयर्स खरीदते हैं। जैसे कोई बिज़नेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसमें वो इंटरेस्टेड रहते हैं और वो इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, राइट। सो इसीलिए लोग उसका शेयर्स खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सचेंजेस की। सो मेजरली हम 2 स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं इंडिया में, वो है BSE और NSE। अब ये BSE और NSE है क्या? BSE रिप्रेजेंट करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में सिचुएटेड है। वहाँ पे हमें फिज़िकली जाना नहीं रहता। अब तो सब सारा कुछ फ़ोन से होता है। अब
एक टैप में बाय और सेल कर सकते हो। तो बीएससी एक ऐसा एक्सचेंज है, बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है और बहुत ही पुराना एक्सचेंज है इंडिया का। तो यहाँ पे लोग पहले जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं हुआ करती थी तो मैनुअली लोग जाकर, जो आपने देखा होगा हर्षद मेहता के फिल्म में भी और कई सारे फिल्म में भी, लोग कैसे ट्रेड करते हैं, लाइक हैंड मूवमेंट से, हैंड जेस्चर से लोग ट्रेड करा करते थे। बट एनीवेज हमको अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फ़ोन से ही डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं या लैपटॉप से, किसी से भी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये अब हमको ज़रूरत नहीं है। बस ये एक एक्सचेंज है जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिकली हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम एक्सचेंज कर सके। जो बायर्स है उन्हें सेलर्स से मिला सके और जो सेलर्स है उन्हें बायर्स से मिला सके, राइट। तो अब किसी सेलर को एग्जैक्टली 100 रुपीज़ में ही उनको बेचना है, राइट। तो वो कैसे बेचेंगे, कहाँ खोजेंगे? वही इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम खोजते हैं बायर्स, जो कि 100 रुपीज़ में जिनको ख़रीदना है। और जब ये दोनों एक दूसरे को खोज लेते हैं तो ट्रेड होता है एग्जीक्यूट, और बायर्स को मिल जाता है शेयर्स और सेलर्स को उनका पैसा। तो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होता है ये। और सिमिलरली एनएससी भी है। एनएससी अभी अभी 1990s के आसपास इस्टेब्लिश हुआ है। ये भी बहुत बड़ा एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोनों ही जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में लोकेटेड है। सो ये है स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। तो अब बात करते हैं कि ये जो पूरा मार्केट है उसे संभालता कौन है, राइट। कोई तो एक ऐसा एंटिटी होगी या गवर्नमेंट संस्था होगी जो इसको पूरा रेगुलेट करती है और ये कंफर्म करती है कि कोई इसमें मिसलीडिंग चीज़ या फिर गलत चीज़ ना हो, एंड कोई भी डिफ्रॉड या फ्रॉड केसेस ना हो, कोई भी किसी को डिफ्रॉड ना कर सके। वो है सेबी और आरबीआई। सो मेनली जो है वो सेबी है, क्योंकि सेबी क्या करती है कि सेबी देखती है कि अनएथिकली या इलीगली कुछ ट्रेड ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को पता है कि इस कंपनी में कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और यहाँ कुछ बड़ी डील हुई है, बट वो अभी भी न्यूज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है लीगली, और मैंने उसमें ट्रेड कर लिया, तो ये एक इलीगल चीज़ है और उस पे सेबी एक्शन ले सकती है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जो लिस्टेड कंपनी है उसने अपने फाइनेंशियल्स में, यानी कि फाइनेंस रिपोर्ट में, जिसमें हर साल एक कंपनी रिपोर्ट निकालती है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें कंपनीज़ ने क्या किया पूरे साल में, क्या प्रॉफिट, क्या रेवेन्यू किया, अगर उसे छेड़छाड़ करती है और उसे उल्टा पुल्टा और गलत दिखाती है तो उसमें भी सेबी कार्रवाई कर सकती है और उस कंपनी को बंद कर सकती है। सो ऐसा ऐसा चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है सेबी का होना मौजूद, वरना बहुत ही हमें डिफ़िकल्ट होगी लीगली और एथिकली ट्रेड करने के लिए, एंड हमें बहुत ही रिस्की इन्वायरमेंट में ट्रेड करना पड़ेगा अगर सेबी नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं जानोगे कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी नहीं। तो सेबी का बहुत बड़ा रोल है पूरे जो मार्केट को रेगुलेट करने में। एंड सेकेंडली आरबीआई जो है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करती मार्केट, बट आरबीआई पॉलिसीज़ निकालती है कि बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और राइट, और लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज़ निकालती है जो कि मार्केट मूवमेंट्स को इम्पैक्ट करती है। तो ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है उतना समझने की, बस इतना समझ जाइए कि आरबीआई एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि जिसके न्यूज़ के कारण और डिसीजंस के कारण मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। सो अब बात करते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, राइट। यानी कि मार्केट चलता कैसे है। ये पार्टिसिपेंट्स ही है जो मार्केट चला रहे हैं। सबसे पहले आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि हम लोग के जैसे, हमारे और आपके जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं बहुत ही स्मॉल कैपिटल में, 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख में। और उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो कि फॉरेन एंटिटीज़ होती है, यानी कि इंडिया के बाहर से जो लोग पैसा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनीज़ इंडिया में पैसा लगाती है, इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, या फिर ऑस्ट्रेलियन या कोई भी कंपनीज़ जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है उन्हें हम एफआईआईज कहते हैं। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, इनसे मार्केट में मूवमेंट्स भी आती है।
और उसके बाद आती है DIIs, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि डोमेस्टिकली जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जो डोमेस्टिक यानी कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज या फंड हाउसेज है जो इसमें मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 10 लाख या 20-25 ऐसा होता है उनका कैपिटल। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ही बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, राइट, जैसे कि 100 करोड़, राइट, या 10 करोड़, 50 करोड़। सो देयर नंबर्स आर इन करोड़। तो इस वजह से हमें जो मूव देखने मिलती है कभी कभी, या एक डाउन साइड मूव भी देखने मिलती है, वो इन्हीं लोगों के वजह से होता है मेजरली, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि इनका ऑब्वियसली कैपिटल ज़्यादा है तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं, हमने जो शेयर्स ख़रीदा है, राइट, एक जगह से, एक्सचेंज से, वो उसको हम संभाल के कैसे रखेंगे। वो हम संभालते हैं NSDL और CDSL में। सो ये क्या है? NSDL और CDSL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटी लिमिटेड। यानी कि NSDL और CDSL एक ऐसी गवर्नमेंट की संस्था है जो ये इंश्योर करती है कि आपके ख़रीदे हुए शेयर्स ये संभाल के रखे, राइट। सो आप जो भी कुछ ख़रीदारी करते हो वो इनके पास सेफ गार्ड रहता है, और ये उसे अपने कह सकते हैं आप डिजिटली उसे वो इनकोड करके रखते हैं आपके नाम पे। एंड जब आप उसे सेल करने जाते हो तो वो उसको टैली करके उस हिसाब से आपको एक ओनरशिप, जो आपका जो भी शेयर्स है उसे वो देते हैं, जिसे आप सेल कर सकते हो। तो ये सीमलेसली होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप बाई सेल करते हो तो वो डिपॉज़िट और वहाँ से आप निकाल लोगे। तो ये आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, अपने डीमैट खोल के उससे ही होता है, क्योंकि NSDL और CDSL ऑलरेडी डीमैट से टाइड अप रहते हैं, तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है। अब बात करते हैं कि हम जो चीज़ है, शेयर्स है, उसे ख़रीदेंगे कैसे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो NSE और BSE से टाइड अप होते हैं, जो कि ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बायर्स और सेलर्स को बीच बीच में आकर, राइट। तो वो NSE और BSE से ब्रोकरेज अमाउंट लेता है, और उसके अगेंस्ट में वो आपसे कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं बाय और सेल करने के लिए आपके बिहाफ में, और एग्जैक्टली आपके प्राइस को कैसे एकदम स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट करना है, वो सारा मैटर वो खुद संभालते हैं। सो उनमें से कुछ बहुत ही फेमस ब्रोकर्स है ज़ीरोधा, एंजल वन। बस आपको उसमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है, और डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको सारा कुछ फिलअप कर लेना है और आपका डीमैट खुल जाएगा। उसके बाद आप बाय सेल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल हो गया है आजकल प्रोसीजर। सो एंजल वन का आपको अगर लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट एंड ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस, ये थे हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, राइट, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरीज और ब्रोकर्स। और अब बात करते हैं कि आपने ब्रोकर्स के बारे में तो सीख लिया, मार्केट क्या है वो सीख लिया, अब आपको ख़रीदना क्या है, आप उसमें ट्रेड क्या करोगे, राइट, डीमैट अकाउंट में ख़रीदोगे क्या। मोस्ट ऑफ द लोग ख़रीदते हैं इक्विटीज़, राइट। इक्विटीज़ क्या है? इक्विटीज़ है शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को इक्विटीज़ कहते हैं, फाइनेंशियल टर्म है। एक प्रोफेशनल लगता है सुनने में इक्विटी, तो इसीलिए लोग इक्विटीज़ करते हैं। इक्विटीज़ आर नथिंग जस्ट प्रॉपर प्योर शेयर्स ऑफ कंपनी, जैसे कि रिलायंस के शेयर्स है, उसे आप खरीदते हो, उसी को कहते हैं इक्विटी, राइट। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसका प्राइस 2200 रुपीज़ पे चल रहा है, तो अब दो लोग आ जाते हैं मैदान में, राइट। वो दो लोग कहते हैं कि अगर इसका प्राइस 1 महीने के बाद नीचे गया तो मैं ये इसमें बेट लगाता हूँ कि
अगर जितना ये नीचे जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 2200 से 2000 आ जाएगा 1 महीने के बाद, तो तू मुझे 200 रुपये देगा, राइट? सो सामने वाला कहता है ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये नीचे जाएगा, और अगर ये 2200 से जितना ही ऊपर गया उतना रुपया तू मुझे देगा। सो वो आपस में दोनों बेट लगाते हैं कि अगर ये नीचे गया और ये ऊपर गया तो दोनों को उस हिसाब से पर्टिकुलरली फ़ायदा होगा। सो इसीलिए हम इसे डेरिवेटिव्स कहते हैं, यानी कि एक प्राइस को डिराइव कर रहा है अप या डाउन में। सो सिंपल चीज़ मैं कहूँ तो इसे आप कह सकते हो बेट लगाना, बट ये एक प्रॉपर टर्म नहीं होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से बेट लगाता है। अब ये कैसे लगाता है? अगर किसी को बेट लगाना है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा तो उसको लेना पड़ेगा पीई, यानी कि पुट। किसी को बेट लगाना है कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है और गिरेगा नहीं, तो उसको बेट लगाना है कॉल। सो ये कॉल पुट होता है एक टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा। इसमें एक पेपर बनता है लीगली, वो आपको ऑब्वियसली वो पेपर मिलता नहीं है क्योंकि आप ऐसे ही ट्रेड करते हो, आपके डीमैट में ही रहेगा। तो अगर आप कॉल लेते हो, अगर उसका प्राइस अप्रिशिएट कर गया, फॉर एग्जांपल आपने 2200 का कॉल लिया और अब 2200 से वो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, उतना आपको प्रॉफिट होगा। आपने पुट लिया 2200 का, अब 2200 से जितना वो नीचे जाएगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। सो ऐसे होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट? सो ये बहुत ही रिस्की होता है। आप जो सुनते होगे ना कि लोगों का घर चला गया, लोग बर्बाद हो गए, या फिर खाने के पैसे नहीं हैं, तो मोस्टली यही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करके होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि आप एक शेयर्स परचेज़ नहीं कर रहे हो, इसमें आप उस पे बेट लगा रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए ये रिस्की बन जाता है ज़रा। सो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। ये मोस्ट सेफेस्ट एसेट बताया जाता है सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा आप संभालते नहीं हो, आपका पैसा संभालता है एक बड़ा फंड मैनेजर जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एडुकेशन है और एक्सपीरियंस है, तो वो आपका फंड संभालता है, राइट? जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इकट्ठा करके एक फ़ंड बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सीआर्स, और उस हिसाब से जितना प्रॉफिट होता है आपको इक्वली प्रोपोर्शनली बांट दिया जाता है रिटेलर्स में। सो ये होता है म्यूचुअल फंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की। बॉन्ड्स यानी कि जो कंपनीज़ इशू करते हैं कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलरली कैपिटल चाहिए, तो वो जिनको रिटेलर्स को या फिर कह सकते हो बड़े इंस्टीट्यूशंस को देना है रिटेलर्स के इससे, तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। और बॉन्ड्स में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम रहता है, और जितना वो यील्ड रहता है बॉन्ड का, उस हिसाब से वो परसेंटेज ऑफ कह सकते हैं रिटर्न्स रहता है, फॉर एग्जांपल 5 या 10%। एंड डिबेंचर्स आर लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक डेट लेते हैं वो आपसे और बड़े इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से भी, कि मेरे को डेट चाहिए, मैं आपको इतने परसेंट दूंगा और इतने टाइम में लौटा दूंगा, और अगर मैं नहीं लौटा पाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। यानी कि अगर किसी कंपनी को एक कैपिटल चाहिए डेट के द्वारा, तो वो अपना जो शेयर्स है जो उनके पास है वो उसे गिरवी रख सकते हैं, यानी कि उसे स्टेक में लगाकर वो डेट ले सकते हैं सरकार से और आपसे, और अगर वो डेट को नहीं दे पाते हैं तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। अब हम बात करते हैं आईपीओज़ की। आईपीओज़ क्या है? आईपीओ इज़ नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल नाम से ही पता चल गया, इनिशियल मतलब कि पहला। अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर्स को लिस्ट करने वाला है, राइट, वो रिटेलर्स को लिस्ट करने वाला है और स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करने वाला है और चाहता है कि कैपिटल उठाना, वो करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
यानी कि आईपीओ। सो पहला जो शेयर्स खरीदते हैं लोग, मतलब पहले पहले कंपनीज़ के, वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग। तो आईपीओ बहुत एक लॉटरी की तरह होता है, अगर वो पड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं पड़ा तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि इनिशियली पब्लिक को ऑफ़र किया जाता है शेयर्स कंपनीज़ का कैपिटल रेज़ करने के लिए। सो अब बात करते हैं ट्रेडिंग मैकेनिज़्म और ट्रेडिंग वर्कफ्लो के बारे में। आप ट्रेड करोगे कैसे? सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। कोई भी ऐप में एक डीमैट अकाउंट खुलवा लो, राइट, कोई अपने फ़ोन में, मोबाइल में। सो अब जैसे ही डीमैट अकाउंट खुलवा लोगे तो आप सब कुछ ट्रेड कर पाओगे, राइट। सो आप सब कुछ ट्रेड कर पाओगे वहाँ पे, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स, कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। सो आप यूज़ कर सकते हो ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स या एंजल वन, आपका कोई भी आप प्रेफर करते हो। बाय द वे, अगर आपको एंजल वन से अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरे दिए हुए लिंक से खुलवा सकते हो। सो सेटलमेंट होता है T+1 साइकिल। टी मतलब ट्रेडिंग डे, जिस दिन आपने ट्रेड किया, आपने बाई किया, आपने सपोज़ एक शेयर्स बाई किया है आज रिलायंस का, तो वो आपको आज नहीं मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखाएगा, आपके पोजीशंस में दिखाएगा, और आपको वो शेयर्स मिलेगा अगले दिन, यानी कि ट्रेडिंग+1 डे, मतलब एक दिन उसे लगेगा आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। तो तब तक वो रहेगा आपके पोजीशंस में, यानी कि टेम्पररी पोजीशंस में। तो आप उसे देख के चौंकिएगा मत कि अरे मैंने तो ख़रीद लिया, पोर्टफोलियो में दिखा ही नहीं रहा। तो वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। T+1 साइकिल होता है, सेटल करना रहता है जो स्टॉक एक्सचेंजेस रहते हैं। सो इस वजह से हमें T+1 डे साइकिल देखने को मिलता है। आपने शेयर्स खरीदे, वो आज के अलावा कल आएगा आपके अकाउंट में। सो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट इंडिसेस के बारे में, राइट। अब ये स्टॉक मार्केट इंडिसेस है क्या? मतलब इंडिसेस क्या होता है? कोई भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, राइट। जैसे गोल्ड का प्राइस हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? एक इंडेक्स होता है ना गोल्ड का, कि एक प्राइस ये चल रहा है, पर्टिकुलर प्राइस, उसका इंडेक्स होता है। वैसे ही सेंसेक्स, टॉप 30 कंपनीज जो है BSE में लिस्टेड, उसका एक इंडेक्स होता है, उसका एक प्राइस होता है एवरेज करके सारे कंपनीज़ का। सो उस प्राइस को हम लोग इंडेक्स कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है। सो हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है, अगर हम से इंडेक्स देख के हम एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट की सेंटिमेंट क्या है, लाइक वो नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है या थोड़ा अटकने वाला है कुछ दिनों तक। वैसे ही निफ्टी 50 है NSE के लिए। NSE के जो टॉप 50 कंपनीज़ है लिस्टेड में, जैसे लार्ज और ब्लू चिप कंपनीज़ है, लार्ज कैप कंपनीज़ है, जिनकी मार्केट वैल्यूएशन बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो ट्रैक करती है और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक इंडेक्स बनाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो ऐसे करके हमें एक आइडिया लगता है, बेसिक आइडिया हमें, मतलब वो इंडिसेस शेयर्स नहीं है, आप उसे खरीद नहीं सकते। आप उसका म्यूचुअल फंड होता है वो आप ले सकते हो, बट उसे आप ले मतलब ऐसा परचेज़ नहीं कर सकते, वो एक इंडेक्स है। आप उस पे कॉल पुट ले सकते हो, राइट। आप उस पे म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, लेकिन आप उसे ऐसा शेयर्स खरीद नहीं सकते। तो और भी इंडेक्स होती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे निफ्टी IT, जिसमें सिर्फ टॉप IT कंपनीज़ रहती है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो। सो वो उसे ट्रैक करता है। वैसे ही बैंक के लिए भी सेपरेट इंडेक्स है, जो कि सिर्फ टॉप बैंकिंग सेक्टर वाली जो कंपनीज़ है उसे ट्रैक करता है। और भी है, जैसे निफ्टी फार्मा है, बहुत सारे, जैसे निफ्टी फार्मा सिर्फ टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ट्रैक करती है। सो ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्सेस है, जिससे हमें देखकर एक सेक्टर का अंदाज़ा हो सकता है कि ये सेक्टर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर एक एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम तो ऐसे भी कुछ भी नहीं खरीद सकते, राइट। न्यूज़ देख के या कुछ भी कोई बोल दिया हमने ले लिया टिप्स पे,
नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको करना है एनालिसिस, खुद का रिसर्च करना है, खुद की एनालिसिस करनी है। अब एनालिसिस के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफ़िट किया, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी की सेल्स क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है, राइट? कंपनी ने जैसे कंपनी कौन सा नया प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी के मैनेजमेंट कितना एजुकेशन है और वो कितना क्वालिफाइड है अपने पोजीशंस के लिए, राइट? प्रोमोटर होल्डिंग क्या है। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल चीज़ पे, फाइनेंशियल्स पे आप एक रिसर्च बनाते हो, उस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। सो टेक्निकल एनालिसिस हमें चार्ट्स देखना है बस, राइट? हमें बस चार्ट्स देखना है, वही है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। सो चार्ट्स होती है, उसको हम चार्ट पैटर्न्स को देख के, कोई चार्ट्स पैटर्न होती है जिससे हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पैटर्न दिख रहा है, ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। तो चार्ट्स को देखकर, हिस्ट्री को देखकर, उसका प्राइस मूवमेंट्स को देखकर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो कैसा रिएक्ट कर रही है, वो चार्ट्स देखकर हम एक एनालिसिस करते हैं कि कब एंटर और एग्ज़िट करना है। सो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, जैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। सो ये सारी चीज़ें होती है टेक्निकल एनालिसिस में। सो अब बात करते हैं रिस्क्स की। ऑब्वियसली ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो कोई भी चीज़ जिसका प्राइस कांस्टेंट नहीं है उसमें रिस्क रहता है। लेकिन आप ऐसे ही तो ग्रो करोगे, राइट? अगर कांस्टेंट है तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो इसीलिए लोग एक्स्ट्रा कुछ अर्न करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और जितने भी सारे जो भी म्यूचुअल फंड्स है, जितने भी बैंक्स हैं, जहाँ पे भी आपका पैसा है, वो सभी पैसा यहाँ आता है स्टॉक मार्केट में, राइट? तो इसीलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको फॉलो करते ही रहना पड़ेगा। भले आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी करते हो, आप एक नॉर्मल इंडियन सिटीज़न है, तब भी आपको इम्पैक्ट करते ही करता है। अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, क्रैश आ जाता है, तो हमें नौकरियाँ दिखती है, बहुत सारे लोग नौकरियाँ से निकाल दिए जाते हैं नौकरियों से, और बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है बहुत अलग अलग चीज़ों में। सो रिस्क तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हाई रिटर्न्स भी रहते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से भागकर 1000 रुपये हो गया हो एक साल में, राइट? यानी कि अगर आपने सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो वो बढ़कर 10,000 हो जाएगा एक साल में। ऐसा भी देखा गया है कि वो 100 से सीधा 10 हो गया साल में, यानी कि आपके जो 90% कैपिटल थे वो वाइप आउट हो गए। तो उसी के लिए हमें रिस्क मैनेज करना पड़ता है कि हमें इस चीज़ से बच के रहना है, कैसे हम रिस्क मैनेज करें ऐसे 90% अपना कैपिटल उड़ाने के बिना। तो वो बहुत सारा ट्रिक होता है और टिप्स होता है एंड बहुत सारा वेज़ होता है करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे, ट्रस्ट मी मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिस्क मैनेज करके प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करोगे तो आप ऑब्वियसली इसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। सो ये रहता है रिस्क। अब होता है कि बहुत सारा फ्लक्चुएशंस होता है मार्केट में, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कहीं वॉर हो गया। अब जब वॉर होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही सेफ़ एसेट है। तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डालते हैं, क्योंकि वॉर के सिनारियो में स्टॉक मार्केट बहुत अनसर्टेन रहता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड रुक जाता है जिससे डायरेक्टली कंपनीज़ को इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए लोग बहुत सारा शेयर सेल कर देते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके कारण एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बहुत सारे पॉलिसीज़ होती है जिससे इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में होती है कई बार, और कई कंपनीज़ के। तो उसके अलावा बहुत सारे रिस्क है एक्सेट्राज। सो इसीलिए हम कहते हैं रिसर्च करिए, डाइवर्सिफाई करिए, जितना हो सके अपने कैपिटल को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। सो सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही है। सो गाइस, जाते जाते मैं आपको कुछ रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में बताते जाऊंगा। तो अभी 4 साल में बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं, राइट? जो पहले
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लोग डीमैट अकाउंट खोल रहे थे 10 में से, तो वो संख्या बढ़ कर के 4 हो गई है, 3 या 4। तो अब 10 में से 3-4 लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या फिर जो भी जो अर्न कर रहे हैं, उनके नंबर्स को अगर काउंट करें तो। सो अब बात करते हैं पॉपुलर सेक्टर कौन कौन सी है। जैसे कि आपको पता है एआई अभी बहुत ट्रेंड में है, तो एआई कंपनीज़ को बहुत ही फोकस किया जा रहा है। एंड उनके रिलेटेड जो भी शेयर्स है कंपनीज़ है, उनमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और मेनली फोकस करिएगा सेमीकंडक्टर्स पे, क्योंकि एआई उसी पे चलती है, राइट। दूसरा है ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि बैटरी पावर्ड कार्स। अभी बहुत ही पेट्रोल प्राइसेस का दाम बढ़ गया है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए लोग धीरे धीरे बैटरी कार्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं जो ईवीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो हमें ऐसा एनर्जी की तलाश करना होगा जो कि क्लीन हो, साथ ही साथ हमें इक्विवेलेंट एनर्जी रिसोर्स भी मिल जाए। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही आ सकता है, जैसे कि लाइट एनर्जी सन से। तो ऐसा कंपनीज जो सोलर पैनल्स बना रहे हो। दूसरा है कि विंड विंड मिल्स। तो ऐसा कंपनीज जो विंड मिल्स बना रहे हो, राइट, या फिर विंड मिल्स लगा रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस्ड है, तो वो सब आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल अडानी पावर या फिर टाटा पावर को आप चेकआउट कर सकते हो, स्वान एनर्जी भी है। और इसी के साथ आप इन्वेस्टिंग ग्रोथ देखा गया है, राइट, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग ग्रोथ देखा गया है, पॉपुलर हो चुका है अभी रिसेंट टाइम्स में। सो गाइज़, ये था मेरा शॉर्ट कोर्स। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे बनाने के लिए। और चेकआउट माय कोर्स। मैंने एक कोर्स बनाया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि आपको जानना है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे होता है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं।